खेती और जो हमारी परंपरागत खेती है उसमें क्या फ़र्क है? ट्रेडिशनल खेती से 4 से 5 गुना इनकम तो ज़्यादा रहती है। बांस से कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं या डायरेक्ट बैम्बू को एक डंडे के तौर पे बेच रहे हैं। परंपरागत जो फसलें हैं वो इसमें प्रभावित नहीं होंगी। वैरायटी बांस में 1500 के करीब हैं। ये नेचुरली इतना साफ सुथरा है, इसका डिस्पोजल जो कटोरी बनती है वो बनती है। हमें वो चीज़ लगानी चाहिए जो क्लाइमेट में अपने आप खड़ी होके सरवाइव कर सकें। किसान ने अपने खर्चे बढ़ा लिए। पशु पालने वाले किसान के पास हर चीज़ का समाधान है। हार्ड वर्क का टाइम नहीं है, स्मार्ट वर्क का टाइम है। बैम्बू फार्मिंग की मैं 5-7 बेसिक बातें बता देता हूँ। सारे हरियाणवी भाइयों ना राम राम। भाइयों कैसे हो आप? भाई हम चाहते हैं कि आप बिल्कुल ठीक हों, तंदुरुस्त हों। और हरियाणा की जब बात आती है तो खेती किसानी की बात आती है। खेती किसानी की बात होती है तो मेहनत मशक्क़त की बात होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम मेहनत करते हैं लेकिन उतना मुनाफा जो है वो नहीं मिल पाता। तो ऐसी कौन सी खेती है जो हम मेहनत भी कम लगे और मुनाफा भी ज़्यादा हो? भाई बांस की खेती के बारे में सुना है आपने? बांस की खेती हरियाणा में हो रही है और अच्छे तरीके से हो रही है। मुनाफा जो है वो ज़्यादा है, मेहनत जो है वो कम है। तो चलिए आज हम आपको ना एक ऐसे किसान से मिलवाने वाले हैं जो बांस की खेती कर रहे हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे हैं और उसमें मुनाफा जो है वो भी ज़्यादा है और मेहनत जो है वो कम है। और इसके साथ साथ बांस की खेती के साथ साथ और भी काम आप कर सकते हैं। कौन कौन से वो काम हैं, कौन वो किसान हैं, चलिए आपको मिलवाते हैं। राम राम भाई। राम राम जी, राम राम। क्या हाल चाल है भाई? बहुत बढ़िया, दया आपकी। बोला आप बांस की खेती करते हैं? हाँ, मैं बांस की खेती करता हूँ। बांस के साथ साथ मैं बेर, लेसवा, जामुन, चीकू कई चीज़ मैंने लगा रखी हैं और इंटरक्रॉप भी करता हूँ मैं साथ में उनके। भाई बांस की खेती और जो हमारी परंपरागत खेती है उसमें क्या फ़र्क है? कितना फ़ायदा कितना नुकसान? फ़र्क ये है कि परंपरागत खेती में आज के दिन सबसे ज़्यादा दिक्कत जो है लेबर की है। तो मैन पावर है नहीं लोगों के पास और लेबर एक तो कम हो जाती है। दूसरी बांस की खेती में ये है कि 3-4 साल थोड़ा वेटिंग टाइम है, उसके बाद इनकम 50-60 साल चलती है मिनिमम। मैक्सिमम तो 100 साल प्लस है। और इनकम की अगर बात करें तो ट्रेडिशनल खेती से 4 से 5 गुना इनकम तो ज़्यादा रहती है। डिपेंड कुछ हमारे ऊपर भी करता है कि हम किस रेट में क्या आइटम बेच रहे हैं और किसको बेच रहे हैं। और एक डिपेंडेंसी ये भी रहती है कि हम डायरेक्ट प्रोडक्ट बेच रहे हैं या उसका कुछ प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं। जैसे एक तो दूध बेच दिया हमने और एक उसी दूध से हमने दही, मावा, पनीर ये सब बना के बेचा, तो हमारी इनकम है वो ऑटोमेटिक डबल ट्रिपल हो जाएगी। बिल्कुल सेम वैसे ही बांस का है, हम बांस से कोई प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, जैसे आइसक्रीम स्टिक है, अगरबत्ती है, अपनी चम्मच है या और कुछ आइटम है, बर्तन है, वो सब बना के बेच रहे हैं या डायरेक्ट बैम्बू को एक डंडे के तौर पे बेच रहे हैं। तो भाई बात तो आपने बिल्कुल सही कही कि आप बेच क्या रहे हैं, लेकिन बात ये है कि जब किसान लगाएगा तो एक तो हमारी जो परंपरागत फसलें हैं वो 6 महीने में हमें फसल जो है वो दे देती हैं। जी। तो ये तो 4 साल 5 साल या 3 साल का टाइम लेगा, तो उतने टाइम में फिर कैसे काम होगा? ये परंपरागत जो फसलें हैं वो इसमें प्रभावित नहीं होंगी। 3 साल तक तो आप इनकम फिर भी ले सकते हो। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए। अभी मैंने ये बांस है, ये बांस का पौधा है, इसके बीच में ये मैंने चना लगा रखा है, देखिए। अच्छा जी। ये अभी लगाया मैंने, ये देखिए, ये चना लगा हुआ है। तो मेरी इनकम डिस्टर्ब नहीं होगी। इससे मैं ज़मीन को ठेके पे दूं या खुद खेती करूं, लगभग उतना उत्पादन हो जाएगा। इससे मेरी इनकम डिस्टर्ब नहीं हो रही, साथ में मेरा ये तैयार हो जाएगा। 3-4 साल के बाद मेरी इसी से इनकम इतनी हो जाएगी कि मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, लगाने की ज़रूरत नहीं। फिर भी मैं आपको ऑप्शन दे देता हूँ। मान लीजिए ये बांस के पौधे ऊपर जाके मिल जाएंगे आपस में, जैसे अभी मिले हुए हैं, काफ़ी हद तक मिल चुके। नीचे जगह है लेकिन ऊपर नहीं है, तो ऐसे मिल जाएंगे, नीचे छाया हो जाएगी। अभी छाया में इनकम के लिए जैसे हल्दी है, अश्वगंधा है और ख़ास तौर पे धनिया और पुदीना, हरा धनिया और पुदीना जो मार्केट में गर्मियों के टाइम पे लगभग 100 रुपये किलो होलसेल रेट रहता है, मंडी का भाव। बिल्कुल। तो 100 रुपये किलो मंडी का भाव बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि सर्दियों में वो भाव 10 से 15 रुपये ही रहता है।
पर किलो। जी। तो आप उससे भी मतलब 1 लाख 2 लाख रुपए इनकम एक्स्ट्रा ले सकते हो। अच्छा, जब ये बांस आप लगाते हैं तो इसकी कोई वैरायटी भी होती होगी कि हाँ, कुछ ऐसी वैरायटी कि जल्दी बढ़ जाए, जी या फिर वैरायटी। कोई ऐसी वैरायटी कि खराब ना हो? जी वैरायटी बांस में 1500 के करीब हैं, और अपने इंडिया में लगभग 150 के करीब 156-57 वैरायटी हैं जिन पे काम हो रहा है। और जो कमर्शियल एक्टिविटी में जो आती हैं, जो इनकम के लिए, वो ज़्यादा 15-20 वैरायटी हैं। उन आपने कौन कौन सी वैरायटी लगाई हुई है? उन 15-20 में भी 5-6 वैरायटी हैं जो सबसे टॉप चले हैं। मेरे पास बाल्कोवा, टोल्डा, न्यूटन, हेज बैम्बू, जेजेंटियस और स्टैटिक्स और अपना है गोल्डन बैम्बू, येलो। ये वाली जो बैम्बू आपने लगाई है, ये बाल्कोवा वैरायटी है, टिश्यू कल्चर की है। और ये आज के दिन सबसे ज़्यादा ट्रेंड में है, क्योंकि इसका जो डंडा है वो अंदर से पोला नहीं होता, मतलब थोथा नहीं होता, भरा हुआ सा अच्छा। रहता है। तो भरा हुआ रहेगा तो वजन भी ज़्यादा रहेगा और मोटाई भी अच्छी बनती है इसकी। कंस्ट्रक्शन लाइन में और कागज़ इंडस्ट्री में, पल्प बनाने के लिए, उन सब में ये बहुत अच्छा जा रहा है। फर्नीचर में बहुत अच्छा जा रहा है ये। इसमें बांस में और भी इनकम ली जा सकती है। अगर आप मान लीजिए घर पे एक महिला हैं, खाली रहें, या उस टाइम पे आप थोड़ा बहुत काम निकाल सकते हो। लेबर भी निकल सकती है, आपकी लेबर का जो खर्चा है वो निकल सकती है। वो मैं दिखा देता हूँ। देखिए, ये बांस जो है, इसमें हर पोर के साथ ये निकलेगा, इसका जो अच्छा जी। पत्ता है, इसको आप रगड़ के देखिए उंगली, आपको ये फील नहीं होगा कि इसके ऊपर प्लास्टिक लगा हुआ है, या इसकी चिकनाई जो है वो नेचुरली है। ये नेचुरली इतना साफ़ सुथरा है। इसका डिस्पोजल जो कटोरी बनती हैं वो बनती हैं। अच्छा, बनती हैं इसकी? बिल्कुल बनती हैं। हमने खुद बना के, जो हरियाणा के एग्रीकल्चर मिनिस्टर हैं, उनको इस सरवाल में हमने दी थी। लेकिन इसके दूसरी तरफ जो है वो दूसरी कांट तरफ कितना ही बेकार हो, आइटम जो डलेगा इसके अंदर वो इस तरफ डलेगा। बेकार नहीं, ये चीज़ जो है ये लगती है हाथों में, चुभती नहीं, है। नहीं लगती है, बिल्कुल साफ है, कुछ नहीं चुभने वाला इसमें। अच्छा, वैसे ये साफ भी हो जाती होगी। हाँ, कुछ भी नहीं चुभने वाला इसमें। डिस्पोजल आइटम बनने के बाद बड़ी शानदार कटोरी और मजबूत रहती है। जो प्लास्टिक या सिल्वर फॉयल वाली जो कटोरी आती हैं, उनसे मजबूत भी होती है, और कीमत भी अच्छी मिलती है। जो नेचर प्रेमी जो लोग हैं, वो इन्हीं चीज़ों को खरीदते हैं। यानी ये ऑर्गेनिक कटोरी होगी फिर तो। हाँ, यही कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक कहना तो नहीं कह पाएंगे, क्योंकि ऑर्गेनिक वो चीज़ है जो अपनी जैसे बिना पेस्टिसाइड वगैरह से बनती है। ये जो चीज़ है, इसको हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण के अनुकूल किसी आइटम से तैयार चीज़ है। क्योंकि प्लास्टिक है वो तो नुकसान करता है। नुकसान करता है। सिल्वर पेपर है, उसमें भी गर्म चीज़ डालते हैं, वो सिल्वर का कंटेंट हमारी बॉडी में जाता है। ये एक नेचुरल आइटम है, नेचुरल चीज़ बोल सकते हैं। तो नेचुरल चीज़ है, और इसको यूज़ करने के बाद बेशक आप कूड़े में फेंक दीजिए, ये कूड़ा ही बन जाएगा। इसको कूड़े में फेंको, ज़मीन पे डालो, ये कूड़ा ही बनेगा। इसको गल के खाद ही बनेगी इसकी। ये ज़मीन में या पर्यावरण में किसी टाइप का पोल्यूशन नहीं करेगा। बिल्कुल, चलिए आगे बढ़ते हैं। और क्या क्या है इसके साथ? ये तो आप बांस की खेती कर रहे हैं। अभी इंटरक्रॉप में मैंने चना लगाया है। ये वैरायटी है बेर की। अच्छा जी। ये हमारे नज़दीक राजस्थान पड़ता है, तो जोधपुर में काजरी नर्सरी है, वहाँ से ली हुई फसल है। ये पौधे हैं, बेर की वैरायटी है। ये पूरी लाइन बेर की वैरायटी है। हाँ, इसी के ऊपर अभी हमने तोतों से अटैक से बचने के लिए ये धागे लगाए हैं। इसके ऊपर बर्ड नेट डलेगी अब इसके पूरे के ऊपर। पूरा का पूरा जो है ये नेट डलेगा, हाँ, ये नेट और उससे ये सारी फसल जो है सुरक्षित हो जाएगी। हाँ, वो तोते देखिए उड़ रहे हैं, अभी से उड़ने शुरू हो गए इक्का दुक्का, तो ये अटैक करेंगे पूरा। अच्छा, साथ में मैं ये देख रहा हूँ कि यहाँ नरमा भी दिखाई दे रहा है, कपास जिसे हम बोलते हैं, तो कपास भी लगाया हुआ है आपने? जी, मैंने ये पिछले साल जो देसी कपास होता है वो लगाया था। अब की बार तो हरियाणा गवर्नमेंट ने देसी कपास के ऊपर 2-2.5 हज़ार रुपये सब्सिडी भी दी है कि देसी चीज़ें लगाओ, क्योंकि बीटी कॉटन जो है वो अच्छी चीज़ नहीं है इतनी। अच्छा। हाँ, देसी कपास जो होती है वो काफ़ी सॉफ्ट होती है बीटी कॉटन से, जो नरमा बोलते हैं उससे बहुत सॉफ्ट होती है देसी कपास। तो देसी कपास पे हरियाणा सरकार ने अब की बार सब्सिडी भी दी है। मैंने पिछली साल लगाए थे, तो उसी का सीड गिर गया या कुछ पौधे रह गए, वो खड़े हैं अभी। ये मैं इन्हीं के बारे में पूछ रहा था कि ये क्या चीज़ है। ये जो पौधा है, ये है, इसको लेसवा बोलते हैं। लेसवा, लसोड़ा, गुजरात में इसको गुंदा भी बोलते हैं। इस पे फ्रूट लगता है, उसका अचार बनता है, और सब्जी बनती है। जो छोटे जो आम होते हैं, कैरी बोलते हैं, आमी बोलते हैं, वो डालते हैं 1-2, और उसके जो फ्रूट होता है उसका सीड निकाल के सब्जी बनती है, और अचार बनता है उसके फ्रूट का। बहुत लाजवाब टेस्ट होता है। ये एक बार लगाने के बाद कितने टाइम ये बाद तो पीढ़ियाँ बीत जाती हैं जी। मतलब मेरी याद में खड़े हैं कई जगह, मेरे फादर साहब की याद में भी खड़े हैं, तो ये तो पीढ़ियाँ निकल जाती हैं इनके, तो इसका कुछ नहीं बिगड़ना। असल में मेरा जो फोकस है, मैं काम की बात पे आऊँ, मेरा फोकस ये नहीं है कि मैं
बागवानी करूं या सब्जी लगाऊं या बांस की खेती करूं, मेरा टारगेट ये है कि आने वाले 20 साल में हरियाणा और पंजाब ये एक तरह से जंगल बन जाएगा, रेगिस्तान बनने वाला है ये। पानी की कमी हो रही पानी है। की कमी के कारण ये जंगली रेगिस्तान बन जाएगा, इसके अलावा यहाँ कुछ नहीं होना। तो अभी से हमें वो चीज़ लगानी चाहिए जो क्लाइमेट में अपने आप खड़ी होके सरवाइव कर सकें, भी पानी ना मिले तो भी खड़ी तो रहें कम से कम। तो मैंने उसी आधार पे बांस लगाया है, उसी आधार पे मैंने झाड़ियाँ लगाई हैं और उसी आधार पे मैंने ये लगाया है। आप अगले एक मैंने 20 साल की सोच के चल रहे हो। सोच के, क्योंकि अगली पीढ़ी के लिए हमें पीने का पानी ही नहीं दे पा रहे, फ्रूट तो देना बहुत दूर की बात है, अनाज कहाँ से आएगा। ज़्यादा नहीं तो बाउंड्री वाल पे बैम्बू की खेती ज़रूर करें, क्योंकि जो लू चलती हैं उनको विंड ब्रेक का काम करता है, हवा को तोड़ता है ये। तो उसको रोकने के लिए, गर्म हवाओं को या ठंडी शीतलहर को रोकने के लिए, अभी क्लाइमेट चेंज इतना हो चुका है, या तो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होगी या बिल्कुल कम होगी, या ज़रूरत से ज़्यादा गर्मी पड़ेगी या बिल्कुल कम पड़ेगी, या तो ज़रूरत से ज़्यादा पाला गिरेगा या बिल्कुल ही ठंड नहीं होगी। क्लाइमेट इस टाइप का हो चुका है। तो ओवर बिल्कुल बदल बदल चुका है बिल्कुल। बिल्कुल, या तो बिल्कुल ही नहीं है या फिर हद से ज़्यादा है हर मौसम। तो उसी को रोकने के लिए पेड़ पौधे सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं। अच्छा, आगे भी आपने ये जो आगे पौधा है ये भी इसी तरह का या अलग से? ये भी जामुन है, ये भी कोई खास केयर नहीं मांगता, बिना केयर खड़ा रहता है, अपने आप ही इस पे फ्रूट आ जाते हैं। और शुगर के पेशेंट्स के लिए तो बहुत लाजवाब चीज़ है ये। ये तो बात सही है। हाँ, जामुन है, ये एक वैरायटी है, इसको वैसे तो सीडलेस बोलते हैं, सीडलेस जामुन, बट सीड होता है, काफ़ी छोटे साइज़ का होता है। जामुन की हमारे हरियाणा में जीन नर्सरी की एक वैरायटी है राया, अच्छा, वो भी बहुत ज़बरदस्त वैरायटी है, काफ़ी बड़ा साइज़ का जामुन होता है। जामुन का ये कि इसके फ्रूट को केयर थोड़ी ज़्यादा चाहिए, क्योंकि बहुत सॉफ्ट होता है। तो उसका ये है कि आप चादर वदर लगा के और उसको कर सकते हैं। रात को गिर जाएंगे, हिलाओगे तो हिलाने के बाद गिर जाएंगे, या फिर अपने आप भी गिर जाते हैं। और कुछ फ्रूट मान लो फूट गए तो उसका आप जामुन का जूस बना सकते हो, और उसकी जो गुठली है, जो सीड है, उसको पीस के जामुन का पाउडर बना सकते हो, जो 1000 रुपये किलो तक बिक रहा है। जो भी किसान जो हैं वो खेती करते हैं तो उनको ज़्यादा इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड जो हैं वो यूज़ नहीं करने चाहिए। बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। हर चीज़ का सॉल्यूशन अपने पास है, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड, फंगिसाइड, हर चीज़ का किसान के पास ही सॉल्यूशन है। क्योंकि किसान ज़्यादातर पशु पालते हैं, तो पशु पालने वाले किसान के पास हर चीज़ का समाधान है। खेतों में ये ऐसी चीज़ें हैं जिनके लिए कीड़े मकोड़े इन सब की दवाइयाँ बन सकती हैं। अभी मेरे पास आपने देखा था अश्वगंधा का पौधा खड़ा है, अपने आप उगा हुआ खड़ा है वो। तो अश्वगंधा से हम इंसेक्टिसाइड में काम में लेते हैं। आक, डाक, हींग, धतूरा, कनेर, बांग, अश्वगंधा, यहाँ पे एक बेल होती है, गड़तुम्बा बोलते हैं, तुम्बा भी बोल देते हैं उसको, वो। अच्छा। और भी कई फसलें हैं, जो कई घास फूस हैं जिनको पशु नहीं खाते, वो सब गला के, काट के या उबाल के उनको दवाई तैयार कर लो, उसके 5 या 10% के हिसाब से स्प्रे करो, कोई भी मक्खी मच्छर कुछ नहीं रहेगा। तो हमारे पास सॉल्यूशन है, लेकिन हम मेहनत नहीं करना चाहते। किसान मेहनत करना बंद कर चुका है। किसान को 200-500 रुपये दे के दवाई खरीदना ज़्यादा आसान लगता है, पैसे बचाने की बजाय। पैसे बचाने पे ध्यान नहीं है। मैं इसीलिए बोल रहा था आपको कि किसान की इनकम नहीं घटी है, किसान ने अपने खर्चे बढ़ा लिए। खर्चे बढ़ा लिए, इनकम नहीं घटी है। इनकम नहीं घटी एक और बात, एक अब अभी तो आप बोल रहे हैं कि किसान ने मेहनत करना जो है वो छोड़ दिया, लेकिन दूसरी तरफ जो हम बांस की खेती की बात करते हैं उसमें जो है कि मेहनत कम लगती है, तो मेहनत कम होती है, मुनाफा। तो किसान मेहनत करे या ना करे? देखिए, दो बातें हैं, मेहनत करनी चाहिए, लेकिन मेहनत सही लाइन में करनी चाहिए। ये जो पौधा है ये है सहजन, इसको सुलझना भी बोलते हैं कई जगह, सेंजना भी बोलते हैं कई जगह। ये एक ऐसा पौधा है, इसको आप डायरेक्ट भी खा सकते हो। ये मान के चलिए हल्का सा तीखा रहेगा, हल्का सा। इसका ये मानिए आप दूध, दही, पनीर खाना सब कुछ छोड़ देंगे और सिर्फ ये खाते रहेंगे, तो भी आपकी 80-90% जो शरीर की न्यूट्रिशन है उनकी पूर्ति करता रहेगा ये। इसको छाया में अच्छा है वैसे हाँ, इसका। छाया में सुखा के इसके जो कच्चे पत्ते हैं ना, उनकी चटनी बनती है टमाटर के साथ। और इसको आप कोंपले हम इसको बोल सकते हैं, जो इसकी कोंपले हैं उनको खाने से। हाँ, क्योंकि कोंपले आगे तो ये ज़्यादा वो है ना, हार्ड है। एक चीज़ और बता देता हूँ मैं, ये जो हार्ड है ना, ये वाला इतना मोटा तना है, अच्छा। ये भी इसका काम का है। इसका पाउडर भी मेडिसिन है, इसकी जड़ भी मेडिसिन है। अच्छा, क्या नाम बताया आपने इसका? सहजन। सहजन। और इसको भी उगाने के लिए कोई ज़्यादा मेहनत की कोई ज़रूरत? ज़्यादा मेहनत नहीं, और ये भी 20-30-50 साल चलता है। इसका एक बार सीड बड़ा पेड़ बनता है इसका? ज़्यादा बड़ा नहीं, इसका 15 फीट 20 फीट तक जाता है, इससे बड़ा नहीं बनता।
और इसका मेन जो बात रहती है वो ये कि 2-2.5 फीट के बाद इसको काट दो। इसकी जो नई ब्रांच निकली उसको भी 2-3 फीट के बाद काट दो। एक मतलब ज़्यादातर पौधों को ऐसे रखना चाहिए कि 6-7-8-10 फीट से ऊपर ना जाएं। अच्छा, हमें उनसे पत्ते लेने हैं, फ्रूट लेना है, उस चीज़ को ऊपर ध्यान रखना चाहिए। पेड़ बड़ा करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इस पे ये फ्रूट आया हुआ चीकू है। है तो ये थोड़े दिनों में जो है वो तैयार हो जाएगा। हाँ, चीकू तैयार हो जाएगा। चीकू की खास बात ये है कि फ्रूट पेड़ के ऊपर बहुत कम तैयार होता है। कम मतलब बहुत ज़्यादा टाइम में तैयार होता है। चीकू को कच्चा ही तोड़ना पड़ता है और एक एयर टाइट बॉक्स में रख के अखबार या कुछ और कपड़ा वपड़ा लगा के एयर टाइट कर दो, वो 2 दिन में ही पक जाएगा। अच्छा, मैं जब हम पूरे ये भी केयरलेस प्लांट है। मैं वही बोलने वाला था कि ये भी केयरलेस है। जितने हमने प्लांट देखे या जितने भी हमने पौधे और ये बांस की खेती सारी ये देखी, ये ज़्यादा मेहनत जो है वो नहीं है। मैं ज़्यादा मेहनत वाले पौधे नहीं लगाता, बल्कि मैं वो पौधे लगाता हूँ कि कम मेहनत में अच्छी इनकम दें और जिनकी जो लाइफ है वो कम से कम 20-30-50 साल तो हो। अब जैसे ये अनार है, हमारे राजस्थान में एक पौधा होता है, बरानी पौधा बोल सकते हैं, जो अपने आप उगता है झाड़ टाइप, उसको बोलते हैं कंगीड़ा। अच्छा जी। ये उसी की हाइब्रिड वैरायटी होती है। सेम इसी टाइप के पत्ते और इसी टाइप के कांटेदार डालियाँ सी होती हैं उसकी। अच्छा, इसमें ये अनार गिरे हैं, हाँ। मतलब लगे हुए थे और ये लग के गिर हाँ, गए थे मैं नीचे। अनार के ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं देता क्योंकि अनार बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। वैसे ये सुपर बगवा वैरायटी का अनार है, अगर इसकी प्रॉपर केयर की जाए तो 700-800 ग्राम और 1 किलो तक का एक फ्रूट का साइज बन जाता है। अच्छा जी। हाँ, इसकी प्रॉपर केयर की जाए तो। बट मैं ज़्यादा ध्यान नहीं देता, ये ज़्यादा 2-3 पौधे बस वैसे ही घर पे फ्रूट ये खाने के आपने लिए। वैसे ही कि हाँ घर पे यूज़ कर लिया। लेकिन वैरायटी बहुत अच्छी है इसकी, सुपर बगवा वैरायटी है। मेरे बड़े भाई हैं, मेरे पिता तुल्य हैं वो, और ऑर्गेनिक फार्मिंग के बादशाह हैं, ये मान के चलिए आप। डॉक्टर अजय बोरा ने मेरे को ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए गाइड किया और बहुत अच्छे लेवल पे गाइड किया। आज के दिन उनका नाम ही काफ़ी है ऑर्गेनिक फार्मिंग में, बहुत अच्छी नॉलेज है उनको। अच्छा जी। ऑर्गेनिक और सोशल बंदे हैं वो, क्योंकि मेरे ख्याल से 32,000 किसानों को बिल्कुल मुफ्त में ऑर्गेनिक फार्मिंग की फ्री ट्रेनिंग, फ्री ऑफ कॉस्ट दे चुके हैं। तो काफ़ी मेहनती हैं वो। उन्होंने ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मेरे को प्रेरित किया कि आप जहर डालने के बजाय ऑर्गेनिक फार्मिंग करो, क्यों पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहे हो और क्यों लोगों को कर रहे हो। कितना साइज हो जाता है इनका जब ये पूरे हो ये जाते हैं? पूरा देखिए, हमारे यहाँ पे पानी का टीडीएस बहुत ज़्यादा है, 4,000 के करीब टीडीएस है और मिट्टी भी बालू रेत की है। लेकिन जहाँ पे काली मिट्टी है और नहर का जो आपके हिमाचल साइड से बर्फ़ का जो पानी पिघल के आता है, मीठा पानी होता है वो, तो वहाँ पे जो फ्रूट साइज़ रहता है वो लगभग 150 से ऊपर रह जाता है, 150 ग्राम से ऊपर 150 का। ग्राम से। हाँ, हमारे यहाँ भी 100 ग्राम से ऊपर तो फिर भी बन जाता है। यहाँ कुछ और पौधे भी हैं जहाँ जो है वो थोड़ा और साइज जो है बड़ा हो, अभी तक हो गया हो। बेर का बेर का। बेर का साइज तो अभी ज़्यादा बड़ा नहीं मिलेगा, फ्लावरिंग स्टेज है तो इक्का दुक्का बेर बनना शुरू हुआ है इस बेर। ये अलग वैरायटी है। हाँ, ये थाई एप्पल बेर है, इसको एप्पल बेर भी बोलते हैं और थाई एप्पल भी बोल देते हैं। इसमें कांटे नहीं होते इतने, कोई इक्का दुक्का कांटा होता है छोटा मोटा। और इसका जो लगाने का टाइम है, मेरे हिसाब से हरियाणा, पंजाब और राजस्थान में कोई भी पौधा जुलाई में लगाना ही नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार जुलाई के बाद क्या है कि 1-1.5 महीने तक गर्मी पड़ जाती है, बरसात नहीं हो पाती। अच्छा। अब की बार 2022 में भी ऐसा ही हुआ, कई जगह 1.5 महीने बरसात नहीं हुई। तो उस दौरान दिक्कत क्या आती है कि पौधे पानी ज़्यादा देंगे तो जड़ गल जाएंगी, कम देंगे तो सूखे से मर जाएगा। इससे बेटर है कि अक्टूबर में लगाओ, सबसे बढ़िया मौसम अक्टूबर का रहता है। मैंने जो ट्रायल किया है अब तक, मैंने लगभग जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और जनवरी और फरवरी, इन सब महीनों में मैंने पौधे लगा लगा के देखे हैं पिछले 5 साल में। तो मेरा जो रिज़ल्ट आया है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, इन 3 महीनों का सबसे बढ़िया आया है। और ज़रूरत से ज़्यादा अगर पौधे हैं तो आप उसको बड़ी थैली में शिफ्ट करें, गोबर की पकी हुई खाद डाल के और मिट्टी के साथ मिक्स करके बड़ी थैली में शिफ्ट करें। पौधा जब थोड़ा बड़ा हो जाए तब तक अपने घर पे रखें और बाद में उसको खेत में शिफ्ट करें, वो जल्दी ग्रोथ करेगा। नहीं, जैसे आपने कहा कि अक्टूबर में लगाना चाहिए, तो अक्टूबर में अगर लगाएंगे तो नवंबर दिसंबर की सर्दी जो है और कोहरा जो है उससे वो खराब नहीं हो जाएगा? उससे इतना ख़राब नहीं होता, उससे तो ख़राब होगा सिर्फ 5-10%। लेकिन अगर जुलाई में लगा देंगे तो कई बार संभावना ये हो जाती है कि 50% तक नुकसान हो जाता है। अच्छा। क्योंकि गर्मी जब पड़ जाती है ना, बरसात होती रहे तो पौधा सेट हो जाएगा। लेकिन बाय द वे कि मौसम अगर ख़राब हो गया, गर्मी नहीं, बरसात नहीं हुई, गर्मी पड़ रही है लगातार, तो फिर उस दौरान दिक्कत ज़्यादा आ जाएगी। मेरे जब मैंने लगाए थे तो 50% से ज़्यादा की एवरेज आई थी ख़राब होने की। अच्छा जी। हाँ, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था क्योंकि उस साल बरसात ही नहीं हुई जुलाई के बाद।
और उस वेट करने के चक्कर में नुकसान हो गया। बाद में मैंने जो कुछ पौधे छोटे हैं इसके अंदर, वो जब शिफ्ट किए तो वो मैंने अक्टूबर लास्ट और सितंबर इसमें नवंबर में शिफ्ट किए थे, वो बहुत अच्छे चल रहे हैं मेरे। तो पहले आपने वो घर में लगाए, एक पौध नर्सरी कह लें हाँ हम हाँ। उसको, कि नर्सरी तो तैयार जो ये जोधपुर वाली वैरायटी मैंने दिखाई थी आपको, ये सारे पहले मैंने घर पे बड़ी थैली में शिफ्ट करे, महीने 2 महीने वहीं रखे, मीठा पानी दिया, अच्छे जड़ पकड़ गए, अच्छे मिनरल उठा लिए उन्होंने गोबर की खाद से, तब मैंने उनको यहाँ ला ला के शिफ्ट कर दिया, एकदम से स्पीड पकड़ गई। अच्छा, हम देख रहे हैं ये पीछे जो है वो शहतूत भी लगा ये है। शहतूत है। ये इत्तेफाक से ये भी लॉन्ग लाइफ वाला पौधा है। ये भी लंबी लाइफ वाला पौधा है। तो किसान भाइयों को ये समझ जाना चाहिए कि आज के टाइम में अगर खेती करनी है तो इस तरह की खेती करो जो लॉन्ग लाइफ चले। देखो मेरा व्यू ये है कि अपने समाज में हर कोई अपने बच्चों के लिए करता है। खुद की ज़िंदगी तो माँ बाप ने बिता दी, बिल्कुल। माँ बाप ने अपने लिए किया, तो हम अपने बच्चों के लिए क्या कर रहे हैं। तो अपने लिए, अपने बच्चों के लिए करने का मतलब ये तो है नहीं कि 6 महीने की फसल ली या 1 साल की फसल ली या 2 साल के लिए। कम से कम ऐसा तो हो कि 10 से 15 साल 20 साल, जब तक बच्चों की एजुकेशन पूरी ना हो तब तक इनकम आए। तो प्लांट्स ऐसे ही लगाने चाहिए मेरे हिसाब से। तो मैं उन पौधों पे ही काम करता हूँ ज़्यादा। अभी मैं 2 एकड़ का फोकस कर रहा हूँ चीकू के ऊपर। अच्छा जी। तो चीकू जो है वो चौथे पाँचवें साल फ्रूट देना शुरू करता है, लेकिन उसकी लाइफ उतनी लंबी है। फ्रूट प्लांट्स में 90% का मैंने अब तक जो मुझे पता चला है वो ऐसा ही है कि जो पौधा फल ज़्यादा जल्दी देगा उसकी लाइफ उतनी कम है, और जो ज़्यादा लेट देगा उसकी लाइफ लंबी है। जैसे खजूर है, खजूर 8वें 9वें साल कमर्शियल लेवल का फ्रूट देता है, तो उसकी लाइफ 100 साल के आसपास है। चीकू है, चीकू चौथे साल फल देता है तो उसकी लाइफ 50 साल के आसपास है। ये 6 महीने में ही फ्रूट दे देता है बेर, तो इसकी लाइफ 10 से 15 साल ही है। जोधपुर वाली वैरायटी है वो दे तो देती है 6 महीने साल भर में फल, लेकिन वो अपने क्लाइमेट में तैयार है। ये एप्पल बेर है, थाईलैंड की वैरायटी है। अच्छा जी, इसीलिए इसे थाई एप्पल कहा जाता हाँ, इसीलिए इसको थाई एप्पल कहा जाता है। जो अपने क्लाइमेट में है जोधपुर वाली, वो अपने क्लाइमेट में सीड उगा के अपने क्लाइमेट के पौधे की ग्राफ्टिंग करके फिर तैयार किया गया है, इसलिए उसकी लाइफ लंबी है। है। अच्छा, ये बिल्कुल वैसा ही है कि नया 9 दिन पुराना 100 दिन। हाँ, ओवरऑल ये कह सकते हैं। तो नई नई वैरायटी जो आ रही हैं आजकल, बहुत सारी ऐसी वैरायटी हैं जो आपको 6 महीने में फल जो हैं वो दे देती हैं, लेकिन उनकी लाइफ जो है फिर उतनी बिल्कुल बिल्कुल कम होती है। एक खेती का जो क्लाइमेट जिस हिसाब से चेंज हो रहा है, बाउंड्री पे बड़े पौधे लगाओ, चाहे नीम लगाओ, जामुन लगाओ, बांस लगाओ, या ये जांडी बोलते हैं हमारे यहाँ हरियाणा में, खेजड़ी बोलते हैं राजस्थान में, चाहे ये लगाओ। मतलब हवा को जो तोड़े ऐसे पौधे लगाओ जिनकी हाइट 40-50 फीट तक चली जाए, वो पौधे लगाओ, उसके बाद अंदर खेती करो। तो उससे ये नुकसान तो नहीं होता कहीं कि जो आपके 50 फीट के मान लीजिए पौधे हो गए, तो उससे फसल को जो है वो धूप ना मिले, इस तरह का कुछ होता है? धूप ना उसका मिले, हवा ना मिले। नहीं, उसका इस हिसाब से कोई ज़्यादा विशेष प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी उतनी खाद भी गिरती है। और धूप तो ये है ना कि धरती घूमती है, तो धूप तो ऑलमोस्ट लगभग चारों तरफ मिल ही जाती है पौधों को। और दूसरा ये कि जो बड़े पौधे हैं उनका मतलब कटाई करते रहो ना, कांट छांट जो है वो काट करते छांट करते रहो। और मान लीजिए आप लगाते हैं, जामुन लगा दिया, बैम्बू लगा दिया, तो मान लो जितना नुकसान करते हैं उससे ज़्यादा तो वो इनकम दे देंगे। रहो, ये बात हुई है। हाँ, तो वो चीज़ लगाओ। अब ये जांडी जो है, खिचड़ी, इसका जो सांगर बोलते हैं राजस्थान में, सांगर की सब्जी बनती है। तो इसका फ्रूट जो है वो भी अभी एक वैरायटी आई हुई थारसोबा, उसका फ्रूट ड्राई जो फॉर्म में आता है वो लगभग मेरे ख्याल से 1000 से 1500 रुपये किलो बिकता है। अच्छा जी। हाँ, बहुत महंगा फ्रूट है उसका। और कौन सा फ्रूट है ये? सांगर बोलते हैं उसको, सांगरी भी सांगर। बोलते हैं, सांगरी या सांगर। तो आप लगाने की सोच रहे हैं? हाँ, थारसोबा वैरायटी अभी मिल नहीं रही, बीकानेर की वैरायटी है वो। तो उसकी तो बुकिंग का पचड़ा इतना है कि डिमांड मान लीजिए 10,000 पौधों के तो मिलेंगे सिर्फ 100 ही। इतनी ज़्यादा डिमांड ही इतनी है। डिमांड बहुत ज़्यादा है उसकी, तो लोग एक दूसरे से कलम ले लेके फिर ग्राफ्टिंग कर करके काम चला रहे हैं। बाकी अभी मिल नहीं पा रही है वो, पिछले 2 साल से ट्राई में है हम। ये वही नेट है ये धागा या है, धागा है? ये वही धागा है जो झाड़ियों के ऊपर ये लगा रखा है, पूरा जाल बुन रखा है इसका। इसके ऊपर अब बर्ड नेट डलेगी। ये जो बांस के डंडे हैं ये लगा रखे हैं हमने 24 बाई 36 स्क्वायर फीट पे। अच्छा जी। और इसके बाद इन बांस के डंडों को आपस में इसी धागे से ऊपर बांध के इंटरकनेक्ट कर दिया हमने। अच्छा। चारों तरफ बांध दिया, फिर बीच में क्रॉस लगा दिया, तो इंटरकनेक्ट हो गया। आप बर्ड नेट जो लगाएंगे वो ओस के वजन के कारण नीचे नहीं टिकेगा। अगर ये धागा नहीं लगाएंगे, सिर्फ बांस के ऊपर ही रखेंगे, तो वो ओस
उसकी बूंदें पूरी रात भीग के वो पूरा वजन से नीचे टिक जाएगा। तो इसलिए ये धागा लगाना पड़ता है। इस धागे का बेनिफिट ये कि रेशमी धागा है। अच्छा जी। इसकी जो लाइफ है वो 4-5 साल है। हम हर साल इसको, अभी जैसे मार्च में सीजन ऑफ हो गया बेर का, उसके बाद लेबर लगा के और इसके पूरे डंडे को और ये जो धागा है इसको पूरे को समेट के रख देंगे। अगले सीजन में फिर इस सीजन में अक्टूबर नवंबर में सेम टू सेम यही प्रोसेस रहता है हर साल। और यही वही धागा जो है वो काम आ जाएगा। वही धागा काम आ जाएगा। अगर इसको हर साल उतारेंगे तो 5-6 साल आराम से चल जाएगा। अच्छा। तो ये बेर का प्रोजेक्ट पूरा। उसके बाद अभी मैं फोकस कर रहा हूँ जामुन, चीकू और बांस के ऊपर। अच्छा जी। क्योंकि देखिए, एक 2-3 चीज़ें हैं किसान को ख़ास तौर पे ध्यान रखनी चाहिए। जैसे अभी कल मेरे पास एक फ़ोन आया था कि किस तरीके से बागवानी की जाए। तो बोले कि मैं ये लगाना चाहता हूँ, वो लगाना चाहता हूँ, 4-5 चीज़ें उन्होंने बताई। तो मेरा जो सजेशन है वो ये रहता है कि हमेशा एक तो वो चीज़ें लगाओ जो 20-30 साल तो आराम से लाइव हो। दूसरी वो चीज़ें लगाओ जो केयर कम से कम मांगे। तीसरी वो चीज़ें लगाओ कि 20-30 साल की लाइफ हो, केयर कम से कम मांगे और अपनी इनकम भी अच्छी आ जाए। और चौथी वो चीज़ लगाओ जिससे, मान लीजिए 10 एकड़ का फार्मर है, 10 एकड़ में एक चीज़ लगा दी, अपने को साल में एक बार इनकम आ गई, बाद में पूरे साल कोई काम नहीं, कम से कम हर महीने इनकम आती रहे। इस तरह की खेती करो, इस तरह के चाहे वो फूल लगाओ, पौधे लगाओ, कोई फसल लगाओ, कि इनकम जो है हर महीने आती हर रहे। महीने आती रहे। जैसे अभी बेर है, बेर ये मकर संक्रांति से शिवरात्रि तक लगभग 2 महीने चलेगा। अच्छा। उसके बाद मान लीजिए कि चना आ गया मेरा, या फिर ये जोधपुर वाली वैरायटी है, ये 15-20 दिन और ऊपर चलेंगी। फिर मान लीजिए मैं लगा देता हूँ चीकू। अभी मैंने लगाया नहीं है, मैं 2 एकड़ का प्रोग्राम कर रहा हूँ। तो चीकू वो है, अप्रैल के आसपास चीकू पकता है, 2 महीने वो चलेगा। फिर मान लीजिए कोई और फसल है, जामुन है मान लीजिए, तो जुलाई अगस्त तक जामुन चलेगा। तो ऐसे करके लगभग हर महीने 2-2 एकड़ की शिफ्ट बना दूंगा मैं, ताकि हर महीने मेरी इनकम आती रहे। चाहे इवन वो 50,000 आए, चाहे 10,000 आए, लेकिन इनकम हर महीने आती रहे। वो ज़्यादा काम करती है इकट्ठी इनकम आने से। तो बैम्बू फार्मिंग की बात की। बैम्बू फार्मिंग के साथ साथ जो आपने और पेड़ पौधे, फ्रूट्स आपने लगाए हैं, आप क्या कहना चाहेंगे कि, क्योंकि हालांकि आपकी बातों में ही पहले एक जवाब है, लेकिन मैं दोबारा से ये सवाल इसलिए कर रहा हूँ ताकि हमारे जो किसान भाई हैं जो बैम्बू फार्मिंग के बारे में सोच रहे होंगे या करने के बारे में, या उनको इस चीज़ के बारे में कम नॉलेज होगा कि कई बार ऐसा होता है कि हाँ ये काम मैंने करना तो है लेकिन मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या फिर कम नॉलेज होता है, हम शुरू कर देते हैं। बैम्बू फार्मिंग की मैं 5-7 बेसिक बातें बता देता हूँ। एक तो बैम्बू फार्मिंग जो है वो अच्छी चीज़ है, नेचर के लिए भी अच्छी चीज़ है और किसान की इनकम के लिए भी अच्छी चीज़ है। दूसरा, बैम्बू फार्मिंग में किसान जो पौधे ले वो थोड़ी ढंग की जगह से ले, बशर्ते उसको 10-20 रुपये पर प्लांट महंगा पड़ जाए। हम गाड़ी खरीदते हैं, हम कपड़ा खरीदते हैं, हम कोई भी आइटम खरीदते हैं, जूते चप्पल कुछ भी खरीदते हैं, हम उसको 20 बार चेक करते हैं इसकी लाइफ क्या रहेगी, जल्दी तो नहीं, मान लीजिए जूते ले लिए भाई, जल्दी तो नहीं टूट जाएंगे। अब हम 50 साल के लिए एक पौधा लगा रहे हैं, उसके 10-20 रुपये के लिए लालच में आ जाते हैं हम। तो हमें 10-20 रुपये का लालच करने के बजाय वैरायटी ढंग की सेलेक्ट करनी है। वैरायटी और क्वालिटी, खास तौर पे क्वालिटी। वैरायटी के साथ तो क्या पता समझौता हो भी जाए, क्योंकि वैरायटी बांस की कोई ऐसी नहीं है जो बेकार हो, सब वैरायटी इनकम देंगी। टिश्यू कल्चर का पौधा नहीं लेना है। अच्छा जी। टिश्यू कल्चर का पौधा एक बार स्पीड पकड़ेगा लेकिन उसके बाद नुकसान है। मैंने टिश्यू कल्चर के कुछ पौधे लगा रखे हैं, उनमें फंगस की प्रॉब्लम आती रहती है। टिश्यू कल्चर का पौधा बीमारी जल्दी पकड़ता है, तो टिश्यू कल्चर के पौधे बिल्कुल भी नहीं लगाने हैं। या तो राइजोम से निकला हुआ पौधा हो या सीड का पौधा हो, बीज से बना हुआ। टिश्यू कल्चर अच्छी चीज़ नहीं है। मैं ये पूछ रहा था कि कुछ वैरायटीज़ बैम्बू की जो कि हरियाणा के किसान हरियाणा में उगा सकें, या हरियाणा के साथ लगते क्षेत्र जो हैं, या मान लो जहां इस तरह का क्लाइमेट है जी। वो उगा सकते हैं, सस्ते हैं, महंगे हैं, या फिर किस तरह के हैं, किस तरह की उनकी देखरेख होनी चाहिए जी। और किसान अच्छी फसल उन बैम्बू वैरायटी से ले सकें, वो बताएं। अभी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में 4-5 वैरायटी हैं जो अच्छी चल रही हैं। बालकोआ, टुल्डा, न्यूटन, स्टेटिक्स और जेजेंटियस और गोल्डन बैम्बू, ब्लैक बैम्बू। तो बालकोआ, टुल्डा, न्यूटन, स्टेटिक्स, ये 4 वैरायटी सबसे ज़्यादा ट्रेंड में। गोल्डन बैम्बू है, अच्छी चीज़ है। अगर आपके पास फर्नीचर बनाने की मार्केट है तो गोल्डन बैम्बू ठीक है। ब्लैक बैम्बू भी फर्नीचर के लिए सबसे बढ़िया। फर्नीचर में बालकोआ भी जाता है, लेकिन बालकोआ अगर फर्नीचर मार्केट नहीं है तो बायोमास में जाएगा।
फर्नीचर बन सकता है, बर्तन बन सकते हैं, या फिर कोई और प्रोडक्ट बना सकते हो आप। तो बालकोआ भी अच्छी चीज़, कंस्ट्रक्शन लाइन में काम आ जाता है। तो ये 4-5 वैरायटी हैं जो अच्छी इनकम दे सकती हैं किसान को, और हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के क्लाइमेट में अच्छी सेट भी हो रही हैं। अच्छा, एक आपने बात की थी कि बेम्बू से, एक तो हमने बेम्बू उगाया, बेम्बू की फसल आई और वो हमने मार्केट में बेम्बू काटा और बेच दिया। जी लेकिन दूसरी बात आती है कि बेम्बू से हम प्रोडक्ट बनाएं। जी। किस तरह के प्रोडक्ट जो हैं वो एक किसान इजी से इजी घर में बना सकता है अभी और बेच सकता है? मार्केट में ज़्यादा उठान इस एरिया में नहीं हुआ है। अदरवाइज़ बांस की मैंने घर पे सब्जी बनाई है, जो मशरूम की सब्जी जैसा टेस्ट है उसका, बहुत लाजवाब बनती है। तो अभी ऐसा तो नहीं हुआ है कि मंडी में बिकने लग जाए, लेकिन हमें ही बेचता कौन है? किसान ही बेचता है। कोई नया आइटम आया, ड्रैगन फ्रूट पहले हरियाणा में नहीं था, इंडिया में ही नहीं था, बाहर से आया था, तो बेचा किसने? किसानों ने ही बेचा। तो उससे किसानों को ही समझाना है कि लोगों को कि यह आइटम है क्या। तो बांस की खाने पीने की चीज़ों में अचार, सब्जी और मुरब्बा बनता है। और उसके बाद प्रोडक्ट पे अगर जाएं तो मेरे ख्याल से 5-10 हज़ार, 50 हज़ार आइटम ऐसे होंगे। जो भी हम सोच सकते हैं वो बांस से बन सकता है। इवन आपका ये माइक है ना, ये भी बांस की लकड़ी से बन सकता है। बन सकता है। अपने कीबोर्ड, माउस, कपड़ा तक बनता है इसके रेसे से। इसके आइसक्रीम स्टिक हैं, अगरबत्ती हैं, कागज़ है। आप जो भी आइटम सोच सकते हो लगभग वो आइटम बन सकते हैं। अभी मैं बताऊं, लगभग 72,000 करोड़ रुपए का तो अखबारी कागज़ आया। तो 72,000 करोड़ रुपए का नहीं, 72,000 करोड़ टन, इतना तो अखबारी कागज़ बाहर से इंपोर्ट हुआ है। हमारे पास इतनी लकड़ी भी नहीं है कि अखबार का कागज़ ही पूरी कर सकें। स्टेशनरी तो बहुत सारी रहेगी। यानी कि हम कागज़ इंडस्ट्री की बात करें तो इंडिया की कागज़ इंडस्ट्री लगभग साल के 70% दिनों में बंद रहती है, क्योंकि रा मटेरियल नहीं है। तो रा मटेरियल की पूर्ति कागज़ के लिए ही हो जाए, वही बहुत बड़ी बात है। तो इनकम के लिए तो घबराएं ही मत कि बांस बिकेगा नहीं, ये घबराने का इशू नहीं है। नहीं, एक और बात है, जैसे आपने कागज़ की बात की, अभी अमूमन ये होता है क्योंकि पेड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काटे जाते हैं सिर्फ और सिर्फ कागज़ के लिए। जी तो अगर बांस की खेती की जाए तो वो पेड़ कटान जो है वो भी कम होगा, जी उसका भी असर पड़ेगा और हमारा जो एनवायरनमेंट है वो भी सही होगा। जी। इसकी अगर बात करें तो पहले ये पेड़ की वैरायटी में कर दिया था अंग्रेज़ों ने। जो राजस्थान का बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है, वो एक्चुअल में उसका नाम बांसवाड़ा नहीं, बांसवाला होता था, जो मैंने जहाँ तक सुना है। तो उस वहाँ पे बांस की खेती बहुत ज़्यादा थी और किसानों की इनकम बहुत बढ़िया थी। तो अंग्रेज़ लोग नहीं चाहते थे कि किसानों की इनकम अच्छी हो, क्योंकि अगर किसानों की इनकम होगी तो पढ़ेंगे, लिखेंगे, जागरूक होंगे, और जागरूक होके तो सरकार की नाक में दम करेंगे। तो वहाँ से उन्होंने पेड़ की वैरायटी में करके बैन लगा दिया था। अब उसके बाद ये पेड़ की वैरायटी में ही रहा। 2018 में मोदी सरकार ने इसको पेड़ की वैरायटी से हटा के घास फूस की वैरायटी में किया है, क्योंकि पेड़ की वैरायटी में रहेगा तो काट नहीं पाएंगे। घास फूस की वैरायटी में कर दिया, आप जितना मर्जी लगाओ, जितना मर्जी काटो। ये लगाओ, काटो, बेचो। ये बेनिफिशियल बात है किसान के लिए कि सरकार ने ये बहुत बड़ा कदम उठाया है। और है भी ये घास की वैरायटी। तो किसान इस बात से ना घबराएं कि काटने के लिए कोई परमिशन लेनी पड़ेगी या कोई पंगेबाजी, कुछ नहीं है। अब घास है, घास सब काटते हैं, अपने चारे के लिए भी काटते हैं। तो आने वाले टाइम में आप हरियाणा की अगर बात करें तो बांस की खेती को किस लेवल पे देखते हैं और किस लेवल पे होनी चाहिए कि किसानों को और ज़्यादा फ़ायदा मिले? बांस की खेती धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, लोग काफ़ी इंटरेस्टेड हैं, मेरे पास भी बहुत सारे फ़ोन आते हैं। अभी एक चीज़ और है कि जो पेट्रोल और डीजल के ऊपर डिपेंडेंसी कम कर रही है इंडियन गवर्नमेंट, उसका जो ऑप्शन है वो है बायोफ्यूल। बायोफ्यूल में अपना आ गया सीएनजी, एथेनॉल, ये सब। तो इसका बनने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो सिर्फ बांस ही है, क्योंकि जैसे गन्ना है, गन्ने का चीनी शुगर मिल से जो वेस्टेज निकलता है गन्ने का, उससे एथेनॉल बनाने की उससे बात होती बनता है, या धान की पराली से बनता है, या एक का दुक्का और आइटम है जो इंडिया में ज़्यादा है और उनसे एथेनॉल या सीएनजी बनाया जाएगा। लेकिन इनकी तुलना में लगभग 8 गुना बायोमास इससे एथेनॉल बनता है बांस की लकड़ी से, लगभग 8 गुना। 8 गुना? बिल्कुल, लगभग 8 गुना एथेनॉल ज़्यादा बनता है बांस की लकड़ी से, जो गन्ने और पराली की तुलना में। तो बांस तो लगभग हर चीज़ का एक ऑप्शन है कि अगर इन सब की चीज़ की तुलना में बांस को अगर लाया जाए तो जो सरकार जो चाहती है वो कदम भी पूरा हो सकता है, और किसान जो चाहते हैं कि उनकी आमदनी आ जाए अच्छी, तो वो काम भी पूरा हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि एक बार
आपने बांस की खेती शुरू कर दी, जो भी आपका एरिया है, 3 या 4 साल का ऐसा वक्त जब तक कि बांस आपका तैयार नहीं होता, आप दूसरी, चाहे वो फल हों या फिर दूसरी जो तिमाही या छमाही फसलें होती हैं, उनको आप लगा सकते हैं। 4 साल बाद आपकी इनकम आना शुरू हो जाएगी और अगले 50 साल तक वो बांस जो है वो आपको इनकम देता रहेगा। और बांस से क्या कुछ बन सकता है, कितनी आइटमें हैं जो बांस से हम बना सकते हैं और मार्केट में बेच सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं होगा तो अकेला अगर बांस भी बेचेंगे तब भी इनकम में कोई कमी नहीं। अच्छी इनकम आ जाती है। और बांस का प्रोडक्ट के आप गूगल के ऊपर सर्च करके देखेंगे तो हम सोच सोच के पागल हो जाएंगे कि ये भी बन सकता है, ये भी बन सकता है। इतने प्रोडक्ट हैं बांस के जिसकी कोई हद नहीं। सिर्फ हमें थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत है और किसान को थोड़े पैसे की भी ज़रूरत है कि पैसा अगर उसके पास थोड़ा बहुत है तो वो अपना उसको बनाने के लिए छोटी मोटी मशीनरी या ऐसा कुछ खरीद ले और उससे प्रोडक्ट बना के फिर बेचेगा तो आमदनी भी बढ़ती है उससे। अच्छा, कुछ इसमें ज़मीन का भी ये होता है कि हाँ इतनी ज़मीन है तभी बांस की खेती होगी? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है। ज़मीन की क्वालिटी का तो इशू रहता है कि कोई भी पौधा हो, फर्टाइल लैंड होगी तो थोड़ी क्वालिटी अच्छी बनेगी, ग्रोथ जल्दी होगी। लेकिन अगर छोटी जोत का जो किसान है जिनके पास एग्रीकल्चर लैंड बहुत कम है, वैसे तो 82% लोग ऐसे हैं जिनके पास ज़मीन बहुत ही कम रहेगी, 5 एकड़ से कम है, तो उनके लिए ये है कि ज़्यादा नहीं तो बाउंड्री पे ज़रूर लगाएं। बाउंड्री जो ज़मीन है उसकी बाउंड्री पर लगा दें, बीच में आप अपनी खेती कर लें। बीच में करते रहें और शुरुआत में बाउंड्री से शुरू करें ताकि उनकी इनकम भी ना रुके। और बीच में करें तो जैसे मैंने चना लगाया हुआ है इस तरीके से भी कर सकते हैं हम। बिल्कुल। तो देखिए, अगर आपको बांस की खेती करनी है तो पूरी जानकारी इस वीडियो के ज़रिए हमने आपको दी। और इन हमारे भाई साहब जो हैं, इनका नाम जो है वो भी मैं आपको बता दूं कि उनकी पूरी वीडियो में इनका नाम जो है वो हमने आपको नहीं बताया। तो भाई साहब, मेरा करणदीप शर्मा नाम है, करणदीप शर्मा। मैं गांव कुड़ल तहसील लोहारू से बिलोंग करता हूं, हरियाणा में, भिवानी डिस्ट्रिक्ट से। और ये जो एरिया है ये बिल्कुल राजस्थान टच की बेल्ट है। तहसील लोहारू मेरे से सिर्फ 25 किलोमीटर है और 2 किलोमीटर आगे राजस्थान का झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट शुरू हो जाता है। इस बेल्ट के लिए बैम्बू फार्मिंग एक अच्छी चीज़ है क्योंकि हमारे यहाँ पे धीरे धीरे वाटर लेवल गिरता जा रहा है और बालू रेत जो सैंडी सॉइल है वो है। आपको मैं दिखा दूँ एक छोटी सी चीज़ और, ये देखिए ये रेत है कैसे उड़ रही है, ये बालू रेत है बिल्कुल। तो गर्मियों में तो और भी हालत खस्ता हो जाती है, बहुत ज़्यादा उड़ती है ये। तो फर्टाइल लैंड नहीं कह सकते इसको, ठीक है परंपरागत फसलें ठीक ठाक हो जाती हैं लेकिन इतनी उपजाऊ ज़मीन नहीं है ये। तो इस पानी इस ज़मीन को चाहिए ही चाहिए, पानी चाहिए। और इस ज़मीन में सबसे बड़ी कमी मान लीजिए कि पानी जल्दी उड़ भी जाता है। बहुत सॉफ्ट होती है ये काली मिट्टी की तुलना में, तो जल्दी पानी उड़ जाता है, तो पानी ज़्यादा चाहिए इसको। इसीलिए मैंने वो चीज़ें लगाई हैं जिनको थोड़ी केयर कम चाहिए, लाइफ लंबी हो, पानी भी कम लगे। क्योंकि आने वाली टाइम में तो जहाँ पे नहरें हैं वहाँ पे ही पानी नहीं रहेगा तो यहाँ के हालात तो बहुत बुरे होने हैं। बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका ये सारी जानकारी देने के लिए और हमारे किसान भाइयों को ये बताने के लिए कि बांस की खेती जो है वो कर सकते हैं। हाँ बिल्कुल, बांस की खेती कीजिए। बांस के साथ साथ जो अपनी ट्रेडिशनल खेती है वो भी करते रहिए। और बीच में औषधीय फसलें हैं, अश्वगंधा है, हल्दी, धनिया, पुदीना, ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं बांस के बीच में। तो उस हिसाब से अपना प्लान बना के और करिए। तो देखिए किसान भाइयों, अगर आपने बांस की खेती करनी है तो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिल जाएगी। और बांस की खेती में फ़ायदा ही फ़ायदा है, मेहनत कम है, फ़ायदा ज़्यादा है। अपने सहयोगी कृष्णा के साथ संजीव कुमार, देश हरियाणा टीवी। इसी तरह की खबरें और स्टोरीज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, फॉलो करें और यूट्यूब पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।